मैंने नहीं ठीक है, बोला, क्वेश्चन नंबर, किसी और ने बोला। हाँ क्वेश्चन नंबर 26 पहले देख लेते हैं। ठीक है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है। ठीक है, एंड के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एंड दिस वेयर के इज कांस्टेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, कह रहा है कि ये एक्स कॉमा वाई पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट आपका एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अशरफ का, सर दोबारा बताइए सर। बस 1 सेकेंड। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ एंड ओनली इफ के इज, कह रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप एक्सेस बनाना चाहो ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, 1 सेकेंड सब बताता हूँ। ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, ठीक है, अब देखो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम दोबारा बताने के लिए? आपके क्वेश्चन में दे रखा है 26, ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 26 ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है? के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये है। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स कामा वाई। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स कामा वाई। तो देखो, जो भी ग्राफ होता है ना, जो भी ग्राफ होता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की आप बात कर लें, या फिर आप के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की आप बात कर ले, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्या मतलब हो सकता है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट से सिर्फ यही तो मतलब हो सकता है कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव, चलो हम सब कैलकुलेट करते हैं, दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इनको सॉल्व करने जाओगे तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। करेक्ट है? यस सर। तो क्या एक्स की वैल्यू 5 अपॉन के प्लस 1 आएगी? करेक्ट है? यस सर। सर वाई कैसे कट होगा, वो तो माइनस में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो माइनस प्लस है, आपको ऐड करना है ना, ऐड करो, देखो कट गया। अब बताओ। ओके सर। ओके ना? सो आप देखो एक्स की वैल्यू क्या आई, बस इस पे ध्यान दो। एक्स की वैल्यू आपकी आई है 5 अपॉन के प्लस 1, और आप चाहते हो कि ये जो एक्स हो ना वो पॉजिटिव हो, क्योंकि हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव होने के लिए एक्स की वैल्यू। यस सर। और डिनोमिनेटर कब पॉजिटिव होगा? जब के प्लस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी के की वैल्यू बड़ी होगी -1 से। नहीं आया समझ में? देखो, अगर अगर मैं कह दूं कि k प्लस 1 की वैल्यू -2 है, अगर मैं कह दूं k प्लस 1 की वैल्यू -2 है, तो तुम्हें नहीं लगता x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी? आ रहा है समझ में? यस सर। अगर आप चाहते हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो आपको न्यूमरेटर भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और पॉजिटिव लेने के लिए k की वैल्यू -1 पे 0 हो रही है, तो -1 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन -1। आ गया सोल्यूशन। अब उसका ऑप्शन देखो, इफ एंड ओनली इफ k is equal to -1, k is greater than -1, k is less than minus, k is less than 3/2, k is in between -1 and 3/2। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक आंसर इसका आ गया कि k की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए? यस सर अभी बी पार्ट समझ में आया? आइए सर। देखो अभी, लेकिन बीच का आंसर नहीं है अभी, ये तो के, ये कंडीशन के की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ये एक्स के लिए है। ठीक है, अब हम जरा इसकी वाई की वैल्यू निकालते हैं। वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स की जो वैल्यू आई है उसे एक्स के प्लेस पे रख दो, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये 5 अपॉन के प्लस 1, 5 अपॉन के प्लस 1, सो 5 अपॉन के प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो हमने इस इक्वेशन का यूज किया है वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखो वैल्यू पुट करो। सो 5 अपॉन के प्लस 1 -2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा के प्लस 1, 5 -2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 5 -2 के -2 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई की वैल्यू आएगी 3 -2 के अपॉन के प्लस 1। ठीक है, आ रहा है समझ?
इतना आया। अच्छा देखो, अब न्यूमरेटर के पॉजिटिव होने के लिए आपने ये तो कह दिया था कि भाई आपने एक वैल्यू निकाल ली कि के की वैल्यू मस्ट है ग्रेटर देन -1, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, इस बार न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया ना, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुका। ठीक, तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और 3 - 2k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि 3 ग्रेटर देन 2k हो, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि 3/2 लेस देन k। देखो सॉल्व हम वैसे ही करते हैं जैसे इज इक्वल टू को सॉल्व करते हैं, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ग्रेटर देन को सॉल्व करना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इनइक्वालिटी को इक्वल टू को सॉल्व करते हैं। तो k की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, k की वैल्यू निकल के आई लेस देन 3/2। देखो k लेस देन 3, तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, k की वैल्यू -1 से बड़ी भी होनी चाहिए एंड 3/2 से छोटी भी होनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनालिसिस को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, और अच्छे क्वेश्चंस में आता है, यूं सोच लीजिए ओलंपियाड के क्वेश्चंस में आता है, आ रहा है बड़ा समझ। खतरनाक क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो देखा आपने, आप अगर एक ही स्टेप को सॉल्व करके छोड़ देते तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि k इज ग्रेटर देन -1 भी दे रखा है। तो इस टाइप के 10 प्रॉब्लम भी अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आपका पूरा चैप्टर तैयार होगा। इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन इससे नर्वस नहीं होना है अगर इस बुक को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ठीक है। ये बस मैंने इसलिए दिया है ताकि आप अपने लेवल को समझें, ठीक है। आ रहा है समझ में उसको सर रात उसको के हाँ सर रात की हुआ कि मैंने 20 क्वेश्चन हल्के हल्के शुरू में कर लिए, जब आगे हाँ बढ़ा हाँ। एक भी क्वेश्चन करने को मन नहीं करा फिर। अच्छा, नहीं ऐसा होता है, जब डाउट होता है तो ये चीजें होती है, लेकिन उसे परेशान ना हो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लेवल को बहुत ही हाई लेके जाएंगे, बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी बुकलेट में नहीं पाएंगे, किसी भी कोचिंग की बुकलेट में नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं इस बुक को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में। यस सर आ गया। ये चीज समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन, बोलो। यस सर आ गया। चलो ठीक है। सो अब मैं इसे रिमूव कर दूं, और हम लोग अपना क्वाड्रेटिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। इससे पहले जो हम यूज करते थे वो व्हाइट बोर्ड यूज करते थे, अब हमने स्टार्ट किया है इसे यूज करना। इसका एक फायदा ये है कि इस पे नोट्स आपको मिल जाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा एक नोट्स टाइप का बच जाए और वो आपको मिल जाए, ठीक है। बुकलेट में तो नोट्स रहता ही है, इसमें भी मिल जाए, ठीक है। तो वो इसलिए इसको यूज करना स्टार्ट किया है। सो अभी मैं भी इसको इसमें न्यू हूँ इसे यूज करने में, लेकिन 1 या 2 क्लासेस में मैं भी इसमें हो जाऊंगा, ठीक है, एक्सपर्ट हो जाऊंगा, ठीक है, घबराओ मत। चलो आज का टॉपिक हमारा देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा, हमारा कुछ पूछना था। आपको भी कुछ पूछना है, चले बताएं, आइए। आलमा बताओ। अच्छा, और किसी को पूछना है? अर्श तुम कुछ पूछना चाहते थे, यस सर। बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सर, जो टेस्ट हुआ था उसका। क्वेश्चन नंबर 13 कल मैंने बताया है शायद, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। कल सर हमारा पेपर था, तो सर हमने कल क्लास नहीं करी थी। वीडियो में आज था पेपर वीडियो मतलब। में अवेलेबल होगा, शुरू में ही मैंने क्लासेस लिए, 5 से 10 मिनट के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। तो अगर जब ये क्लास ओवर होगी तो उसमें देख लेना तुम, ठीक ठीक है, ठीक सर। वो तुरंत पता ठीक है चल सर। जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, वो काफी लंबा था शायद, उसे मैंने एक्सप्लेन भी काफी टाइम में किया था। और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं? आलमा कुछ पूछना है? सर इसका जो परसेंटेज वाला है 13वां 12वां दोनों एक सेम क्वेश्चन है ये, दोनों तो सेम इनमें से एक क्वेश्चन? बता दीजिए सर। अच्छा, ना जो जो तुम लॉजिक उसकी बात लॉजिक कर एक रहे है। हो, हाँ। लॉजिक एक है सबको सर, 12 13 का। अच्छा, 12वें तरीके किस में बात कर रहे हो, पेपर में बात कर रहे हो जो या जो आपने पीडीएफ जो है? पीडीएफ भेजी थी आपने सर। ए पीस ऑफ वर्क कैन डू, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, अभी देखता हूँ सर। यही तो है 12। नहीं, उनका 12 और वही है ना, 12 और 60% हो गया। देखो इसका मैं बता हाँ सर देता हूँ, यही है। इसका तरीका क्या है। देखो इसका तरीका बेसिकली ऐसे है कि आप ना जब भी कोई दिया हो, जैसे कह रहा है कि ए काम कर रहा है इतने दिन में, बी काम कर रहा है इतने दिन में, फर्जी ऐसे जो जो भी चीजें दे रखा हो, ठीक है, आप उसका 1 डे वर्क निकाला करो, 1 डे वर्क,
एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1 डे वर्क। ठीक है, तो जैसे मान लो आपसे ये कहा जा रहा है कि ए है, ए 2 दिन में काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा, ए का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/2, आधा काम करेगा। तो आप ऐसे दिमाग में अगर आपको आएगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि वर्क ऑलवेज इज इक्वल टू 1, वर्क की वैल्यू हमेशा 1 होती है, काम हमेशा हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ शायद होगा। सो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आपसे अगर क्वेश्चन में एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाता ना कि ए 2 दिन में काम खत्म करता है, तो ए का पर डे वर्क जो होगा ना वो 1/2, आधा एक दिन में, आधा एक दिन में। ठीक है, ये नॉर्मल है जैसे हम समझते हैं। तो अब देखो इसी लॉजिक से अब अगर आपसे ये कह दिया गया कि ए जो है ए 24 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, 24 डेज में, तो अगर 24 डेज में कंप्लीट करता है तो मस्ट अभी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24। ए का 1 डे वर्क 1/24। क्यों आ रहा है समझ? यस सर, हो जाएगा। सो एक वर्क का 24th पार्ट एक दिन में वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये एक है। अच्छा फिर देखो दूसरा आगे, फिर आपसे कह रहा है बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अब आपको समझ में आ जाएगा बी 60% मोर एफिशिएंट। अगर जैसे कह दिया जाए कि भाई जो बी है ना, बी की पावर, बी दोगुना काम करता है, तो ए अगर एक दिन में 1/2 काम करेगा तो बी एक ही दिन में काम खत्म कर देगा, तभी तो दोगुना हुआ, इसकी पावर डबल है। तो इसी तरह से कह रहा है कि ए से ज्यादा, जो बी है ना, बी का पावर ए से 60% ज्यादा है, यानी एक दिन में जो बी है वो ए से 60% ज्यादा काम करता है। तो पहले ए के वर्क का 60% निकालो, तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/24, इसका 60% कितना होगा, 60/100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क, ए के 1 डे वर्क का 60%। ठीक है, देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। देखो जो बी का वर्क आएगा ना वो आएगा ए का वर्क प्लस ए का 60%। आ रहा है समझ में? क्योंकि बी जो काम कर रहा है वो ए से 60% ज्यादा कर रहा है, तो ए से 60% ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो ए तो जितना कर रहा है उतना तो कर ही रहा है, उसमें 60% और ए का ऐड कर दो उतना भी कर रहा है। ठीक है, तो ए का अपना वर्क कितना है, 1/24 1 डे वर्क, और ए का 60% कितना आएगा, 1/24 मल्टीप्लाई बाय 60/100, तो आ जाएगा 1/24 प्लस 1/40। ठीक है, आया समझ में? सो एलसीएम लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पे 120, 5 बार में 3 बार में 8/120, 4 2 जा 4 3 जा, तो 1/15 आएगा। तो बी का 1 डे वर्क कितना आ गया, 1/15। बस इसी चीज से मतलब था। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ए का 1 डे वर्क आपने निकाल लिया, बी का 1 डे वर्क सर आ निकाल गई। लिया, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए 1 डे वर्क कैसे निकालोगे। 1 डे वर्क ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बताता हूँ। सो अभी तक हमें ये पता चला कि ए का 1 डे वर्क 1/24 है और बी का 1 डे वर्क 1/15 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 1 डे वर्क। अब आगे बढ़ो, अब आपसे कहा जा रहा है, चलो मैं क्वेश्चन को भी लिख दे रहा हूँ यहाँ। ये देखो, ठीक है, अब कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 24 डे और बी का जो वर्क है 60% एफिशिएंट है ए से, देन नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड बाय बी टू डू ट्वाइस एज लार्ज एज अर्लियर वर्क इज। कह रहा है देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू टू डू द ट्वाइस, कह रहा है कि अब हमें ट्वाइस काम करना है, ट्वाइस एज लार्ज एज अर्लियर वर्क इज। कह रहा है जितना वर्क पहले करता था, ठीक है, जितना वर्क पहले बी करता था, मतलब ऐसे है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी को कितना दिन लगेगा टू डू द ट्वाइस एज लार्ज एज द अर्लियर वर्क इज। इस लाइन का क्या मतलब है, टू डू एज लार्ज एज द अर्लियर वर्क इज? सर 7.5। नहीं 7.5 नहीं, इसका मतलब क्या है, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू, ठीक है, बी को कितना दिन लगेगा काम करने में, टू डू ट्वाइस एज लार्ज एज अर्लियर वर्क इज। अर्लियर वर्क का मतलब यहाँ से शायद ए से है कि ए जैसे ए है ना, ए वर्क को
हाँ काम करता है पहले, ये से दुगुना काम करता है, मतलब अर्लियर पहले करते हैं। हाँ वही, ए जैसे 24 दिन में काम खत्म कर रहा है ना, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी कितना काम कर लेगा, बी को कितना टाइम लगेगा कि दोगुना काम करने में, ए का दोगुना काम करने में बी को कितना। तो ए कितना काम कर रहा था बताओ, ए 1 वर्क कर रहा था, 1 काम तो हमेशा एक ही था ना, 1 ठीक है, एक काम को, हाँ ए 1 वर्क कर रहा था ना, ठीक है, तो 1 वर्क को करने में टाइम निकाल लो तुम, तो 1 वर्क को करने में टाइम आएगा तुम्हारा 15, क्योंकि 1 डे वर्क का अगर तुम रिवर्स करते हो ना, ये रूल होता है। जैसे देखो हमने 1 डे वर्क कैसे निकाला था, हमने ऐसे कहा था भाई बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर रहा है एक काम को, तो बी का 1 डे वर्क कितना आया 1/15। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर बी का 1 डे वर्क 1/15 है तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा 15 दिन में। इसी तरह से ए 24 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो ए का 1 डे वर्क कितना है 1/24, ठीक है। तो वन डे वर्क देखो, डेज इन विच वर्क हैज बीन कंप्लीट, यानी दिन जिसमें काम खत्म होगा वो कितने के बराबर होगा 1/1 डे वर्क, 1/1 डे वर्क, 1/1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क अगर किसी का 1/15 है तो 1/15 यहाँ रखोगे ना, 15 ऊपर चला जाएगा 15 आ जाएगा, यानी 15 दिन में काम खत्म होगा। आ रहा है समझ में? तो देखो बी 15 दिन में एक काम को खत्म कर देगा, ये तो हमें पता चल गया कि बी को 15 डेज लगना है एक काम को खत्म करने में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्वाइस एज लार्ज एज अर्लियर वर्क, यानी पिछला जितना काम था उसका दोगुना काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब काम एक नहीं है, अब काम दो है, ट्वाइस हो गया ना। तो एक काम में 15 दिन, दो काम में 30 दिन, तो 30 डेज इज द आंसर। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो चलो अब इसे क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। सर ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 1 डे वर्क का क्वेश्चन था, जो मैंने कल आपको एक पीडीएफ सेंड की थी, यस उसमें सर। क्वेश्चन नंबर 12, ओके A can do a piece of work in 24 days, B 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो आपसे ये पूछा गया कि B को कितना टाइम लगेगा दोगुना काम करने में, ठीक है। चलो ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स Yes, अभी sir. रह गई, हमने क्लास में अभी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने ऑलरेडी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम पे काफी अच्छे से डिस्कशन कर रखा है, पहली क्लासेस में हमने कर रखा है, उधर मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो वो लेक्चर अवेलेबल है, हमने टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, 2 डिजिट के Yes. प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए थे, और जितने भी है 2 डिजिट के जितने भी आपके हैं सब करवाए थे, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, उस टॉपिक को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड वन सेकेंड हम लोग फोकस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले बात मैं आपको स्टार्ट कर दूं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, यानी ax² + bx + c। सो आपसे ये कहा गया कि भाई ax² + bx + c = 0। सो आपसे इतना कहा गया कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो अगर सिर्फ ये चीज है ना तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। और ये होने के लिए मस्ट है कि a जो है a 0 के बराबर ना हो, a 0 के बराबर ना हो, तभी तो ये होगा a x² की टर्म तभी तो होगी। और इसके 2 रूट्स है, ठीक है, 2 रूट्स है, कौन कौन से, एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा, 2 रूट्स होते हैं। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या, कि सम ऑफ रूट जो होते हैं, सम ऑफ रूट की वैल्यू -b/a होती है, और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू b/a होती है, c/a, ठीक है। ये चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी है कि भाई जब भी आप कहोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, और उन दोनों रूट्स में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा फिर अगर आपसे कहा जाए ऐसा करो, सॉल्व x² + x + 1 = 0, इसे सॉल्व करो और अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 सर 1 1 नहीं आएगा, सर नेगेटिव में होगी -2 है। सर, इसके जेल नहीं होने के।
इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जब आप सॉल्व करने यस जाओगे ना, सर, इसका मिडिल टर्म तो ब्रेक हो ही नहीं हाँ, सकता। इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता। और मान लीजिए आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया कि x इज इक्वल टू, हम अप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है रूट कैलकुलेट करने का, ठीक है। सो अगर यस आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो वैल्यू आएगी -1, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस विद इन अ रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1, सब कुछ 1, ठीक है। सो x की वैल्यू आपकी आएगी -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 अपॉन 2। तो आप देखेंगे रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आ रहा है समझ में? तो इसका क्या मतलब होता है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में? अच्छा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि भाई कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे रूट एग्जिस्ट करता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कहेंगे हाँ ऐसी सिचुएशन है। देखो इस चीज को देखो, ये है ना रूट के अंदर, यही बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, यहां से एक और चीज आएगी, इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर आता है, इसको हम डी के नाम से जानते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं, ठीक है, डी। सो अगर यही जो डी है आपका वो ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हुआ, तब तो रियल रूट आएगा, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर आपका यही डी नेगेटिव हो गया जैसे इस केस में हुआ है, तब फिर रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसा रूट एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स। कैसा रूट एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक। कैसा रूट एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट आयोटा के फॉर्म में होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन तब कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, रियल रूट का एक मतलब समझ में आ गया कि भाई डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमें रियल रूट ही चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमसे कोई कहता है कि भाई हमें समहाउ रियल रूट ही चाहिए, तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है ना, रियल रूट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी की वैल्यू को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें वेरियस केसेस है, जैसे केस नंबर फर्स्ट, ले लिया जाए। श्योर है, आवाज कट रही है? नो सर। ओके, नो सर। सो पहला पॉइंट ले लेते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो होगा क्या, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 कर देते तो आपको पता है x की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आ रहा है समझ में? और इसी प्लस माइनस पे एक बार जब हम प्लस ले लेते हैं तो उसी रूट को हम बोल देते हैं अल्फा। मान लीजिए हमने प्लस ले लिया तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। और एक बार हम माइनस ले लेते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं बीटा, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। एक को हमने बोल दिया अल्फा, एक को हमने बोल दिया बीटा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। आ रहा है समझ में, माइनस बी अपॉन 2a। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल। रूट्स क्या हो गए, इक्वल। रूट्स आर इक्वल। क्यों, करेक्ट है या नहीं? रूट्स इक्वल हो गए, ठीक। आ रहा है समझ में? तो ये सिचुएशन बन गई कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी तो इस कंडीशन में रूट्स जो होंगे, रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल के साथ साथ इक्वल के साथ साथ क्या होंगे, रियल। इक्वल के साथ साथ क्या होंगे, रियल। आया समझ में? अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन देखो। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस एको हो रही है आपकी, हाँ सर आपकी वॉइस एको हो रही है। सर वही प्रॉब्लम है आपकी। सर किसी का माइक खुला है, उसकी वजह से हो रही है। यस सर। आसिफ आप अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। अब सही है?
यस सर, सर सही है। चलो ठीक है, चलो ये देखो। सो हम लोग बात कर रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इस सिचुएशन में रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। देखो रियल का मतलब समझ में आता है, रियल वो चीजें होती हैं जिसमें रूट नहीं होता, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो रूट गायब हो गया, तो इस वजह से रियल हो गया। अब इक्वल तो होंगे, लेकिन क्या होगी वैल्यू, रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल के साथ साथ जो रूट्स की वैल्यू होगी ना वो ये होगी माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, यही वैल्यू होती है रूट्स की। देखो माइनस बी अपॉन 2a, ठीक। चलो आप देखो, अच्छा अगर इक्वल टू 0 ना हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 हो तो देखो ग्रेटर देन 0 की भी दो सिचुएशन बनती है, दो केसेस बनते हैं, केस वन। देखो ग्रेटर देन 0 में आपके जो होंगे ना रूट्स, ग्रेटर देन 0 में आपके दोनों रूट्स में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो माइनस बी प्लस समथिंग होगा, माइनस बी माइनस समथिंग होगा, ठीक है। अच्छा देखो कुछ ऐसा आ सकता है, कुछ ऐसा देखना है, एक एग्जांपल कि अल्फा इज इक्वल टू ऐसे आ गया -2 प्लस रूट के अंदर 3/2 ऐसे आ गया, तो बीटा क्या आएगा -2 माइनस रूट के अंदर 3/2। या तो ये सिचुएशन बन सकती है, या तो कुछ ऐसा हो सकता है, या तो कुछ ऐसा हो सकता है, और अल्फा इज इक्वल टू ऐसा आ गया -2 प्लस 2/2। अब पूछोगे ऐसे कैसे आया, अगर आप रूट की वैल्यू, यहाँ रूट की वैल्यू 4 कर दिया जाए तो √4 में तो यही आएगा ना, ठीक है। और बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब एक देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो ये हो सकता है कि रूट सॉल्व ना हो, और ये हो सकता है कि रूट सॉल्व हो जाए। अब रूट सॉल्व होगा या नहीं होगा ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज देखो क्या है, मतलब ऐसे दो केसेस बनते हैं जिसमें इसका रीजन क्या है कि आपका जो डी है ना, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब डी आपका एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब रूट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे डी की वैल्यू आपसे कह दिया जाए कि भाई 9, तो रूट के अंदर 9 होगा, तो रूट के अंदर 9 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आ रहा है समझ में, तो ये देखो ये सॉल्व हो गया, ठीक। आ रहा है समझ में, तो इस तरह से तो परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है, ठीक है। चलो अब देखो, सो डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस केस में क्या होगा, रूट्स जो होंगे ना, रूट्स में रूट्स में ये रूट सॉल्व हो जाएगा, अल्फा और बीटा में ये रूट सॉल्व हो जाएगा। तो रूट सॉल्व हो जाएगा तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रैशनल। आ रहा है समझ में। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये रूट सॉल्व नहीं होगा, और जब रूट सॉल्व नहीं होगा तो ये जो रूट्स हैं, रूट्स रूट्स का मतलब कौन, अल्फा और बीटा, ये इररेशनल होंगे। और जब ये रूट्स इररेशनल होंगे, जब ये रूट्स इररेशनल, इररेशनल का मतलब रूट है, तो एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब अगर अल्फा की वैल्यू आपकी ऐसे आ रही है a+b√c ऐसे समथिंग आ रही है, ठीक है, तो जो बीटा आएगा वो a-b√c आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि आपसे एक रूट है, रूट की वैल्यू 2 + √3 है, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + √3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, तो आप कहोगे बीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉन्जुगेट होगा, यानी 2 - √3, ठीक है। तो एक पता हो तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, ठीक। आ रहा है समझ में। तो ये थी कुछ थ्योरी डिस्क्रिमिनेंट्स के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे जो हम डिसाइड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जिसको हम डी कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हुई तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा और कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, और अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है तब जाके रियल रूट आएगा, ठीक है। अब देखो अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसमें दो केसेस है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 के केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है, रूट गायब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में दोनों रूट अल्फा और बीटा, दोनों रूट में से बी स्क्वायर माइनस 4ac गायब हो जाता है, और रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल, और रूट्स की वैल्यू क्या होती है, -b/2a, -b/2a। अच्छा अभी एक चीज और देख लो, -b/2a, इसके साथ साथ देख लो, अच्छा कोई मुझे बताएगा -b/a क्या है। -b/b है, वो होगा सर सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा सम ऑफ, प्लस बीटा।
तो आप यूं कह सकते हैं अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो सम ऑफ रूट अपॉन 2 आएगा, सम ऑफ रूट अपॉन 2, यानी दोनों रूट को आप ऐड कर दो डिवाइड बाई 2, तो वो चीज क्या आ जाती है, वो आ जाता है आपका एक रूट, सम ऑफ रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है। तो सम ऑफ रूट तो आपको पता होता है, याद ही है कि इक्वेशन देख के आप निकाल देते हो। जैसे मान लो ऐसे कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, चलो तो 4 सम ऑफ रूट होगा, तो इसका अल्फा कितना आएगा 4/2, डायरेक्टली आंसर आ गया 2। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में इसके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, मैंने ऐसा ही क्वाड्रेटिक दिया है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, तुम चाहो तो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे d 0 है, तो जब d 0 होता है तो अल्फा की वैल्यू सम ऑफ रूट डिवाइड बाई 2 आती है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका क्या हो, d की वैल्यू 0। आ गया समझ में? अच्छा, d अगर ग्रेटर देन 0, तो मैंने बताया दो सिचुएशन हो सकती है, d परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट आपका सॉल्व हो जाएगा, रूट जब सॉल्व हो जाएगा तो नंबर रैशनल बनेगा। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब ये होता है जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, और रूट इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, रूट वाले नंबर जो जिसमें रूट में एक्स वाई जेड समथिंग कुछ रहता है। तो इर्रेशनल होंगे तो कॉन्जुगेट होंगे। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे हमने ये कहा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए आपको एक दे दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए इसे सॉल्व करो, तो इसे आप सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं? तीन मेथड होते हैं जनरली सॉल्व करने के। एक आपका होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा होता है बाई यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? देखो, इसमें फैक्टराइजेशन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन नहीं बताया जाएगा आपको, ना बाई यूजिंग फॉर्मूला बताया जाएगा। फॉर्मूले में डायरेक्टली आपको ऐसे रखना है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूले में रखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आप इन्हीं दोनों से सॉल्व करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज नहीं करना। आपसे कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखाएगा कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके रूट कैलकुलेट करो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, चलो देखो, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं हम कोई, ठीक है, जैसे आपसे कह दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द सॉल्यूशन। आप इसे सॉल्यूशन फाइंड करो लेकिन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, या हम इसे 6 कर देते हैं, चलो 6। आप इसे सॉल्व करो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ए स्क्वायर मानोगे, ठीक है, और जो आपकी एक्स वाली टर्म है उसे आप मानोगे 2ab। हर बार आपको यही करना है, ये स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो जब आपने ए स्क्वायर की वैल्यू मान लिया कि 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए आपका हो जाएगा स्क्वायर, इस तरफ लाओ रूट लगाओ 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ये ए आ गया। ये चीज आपकी आ गई, ठीक है, अब ए आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि 2ab की जो वैल्यू होनी है वो कितनी आनी है, 6 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू जरा रख दो, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है 2x इंटू बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा चीज होगी। अच्छा, एक बात बताओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना होता है? तो होल स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर है आपके पास, 2ab है, आपको किस चीज की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर की तो जरूरत है, प्लस बी स्क्वायर की, जिसमें आपको ये पता चल गया कि बी हमारा ये होना चाहिए, तो बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 9/4। लेकिन 9/4 तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? हम कहेंगे भाई 4x स्क्वायर माइनस 6x, हमें 9/4 चाहिए, तो एक बार प्लस 9/4 हो जाओ, एक बार माइनस 9/4 हो जाओ, और प्लस 7, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा इक्वेशन को। इक्वेशन में प्लस 9/4 माइनस 9/4 किया तो ये तो कट जाएगा ना, तो बात तो वही पड़ी, जैसा था इक्वेशन वैसा ही। और आपको पता है ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका 2ab है, ये आपका बी स्क्वायर है, यहाँ तक, तो यहां तक आपका होल स्क्वायर बन गया। किस चीज का? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज a? a आपका 2x है, तो 2x प्लस b जो कि आपका 3/2 है, प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ, ठीक है, माइनस होगा, इसका स्क्वायर।
ठीक है। अब बाकी जो बचा इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 9/4 यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और 7 हो जाएगा नेगेटिव, और सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 - 28 डिवाइड बाई 1। ठीक है, यानी 2x - 3/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 9 में से 27 जाएगा तो -19 डिवाइड बाई 4, -19 डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो देखो अगर आपने इसे सॉल्व किया और 2x - 3/2 की जो वैल्यू आई है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर -19/4। ठीक है, वो अलग बात है कि रूट आपका सॉल्व होगा या नहीं। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था या कल या परसों जो भी जिस भी क्लास में बताया था कि जब स्क्वायर इस तरफ आता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस माइनस रूट ऑफ -19/4। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस माइनस रूट ऑफ -19/4 डिवाइड बाई 2। तो आगे आपका आंसर, एक बार आप प्लस कर लो अल्फा आ जाएगा, एक बार माइनस कर दो बीटा आ जाएगा। तो ये स्टेप होते हैं, इसी स्टेप से सॉल्व करोगे सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। खैर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अलग सा टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये सर सर देखो, क्लास की वीडियो भी सेंड करा करो डेली, हाँ जो क्लास की जो अपना ये सेंड कर दो करो, जो हाँ, डेली का कराते आज तो ये सेंड कर ही दूंगा, इसलिए तो हम लोग इस पे मूव किए। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करते थे उस प्लेटफॉर्म से चीजें गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसे हमें नोट्स के फॉर्म में देना पड़ता है। अब मैं ये आपको दे दूंगा, इसलिए इसको स्लाइड करके हम ऊपर ले जा रहे हैं बार बार। तो अब इसमें सारी चीजें अवेलेबल है, देखो ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, जो भी चीजें हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो देखो अब आप आ जाते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्वेश्चन जिसमें आप ये पता कर सके कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और थर्ड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ग्राफिकल एनालिसिस भी बता दूंगा, ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, और फोर्थ जो टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आज हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे और ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ने के साथ साथ इस टाइप के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे यहीं पे। ठीक है, ये इतना पोर्शन कवर करेंगे। और रही बात वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन को रीड करके वर्ड का आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने के बाद सॉल्व, आपको एक बार इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व, इन्हीं में से किसी एक तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम को और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम को सबको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में। तो आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से पैराबोला होता है। ठीक है, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो क्या सिर्फ अपवर्ड पैराबोला होगा? हम कहेंगे नो, अपवर्ड पैराबोला जरूरी नहीं है, अपवर्ड ही हो, डाउनवर्ड भी हो सकता है। पैराबोला टेप शेप का होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक, एक एग्जांपल मान लेते हैं 2x² + 5x + समथिंग 4 का, ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, ये है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करते हैं उस पॉइंट पे एक अल्फा आता है और एक रूट को बीटा, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं, यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और आप ये देखोगे कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका एक बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट जो सबसे बॉटम में होगा। इसको हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हर एक क्वाड्रेट पैराबोला शेप का एक मिनिमम पॉइंट होता है। देखो ये वाला मिनिमम नहीं, बिकॉज यहाँ से डिस्टेंस हो सकता है 1 की हो, ये वाली डिस्टेंस 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, हो सकता है ये 2 पे पहुंच गई। तो एक मिनिमम पॉइंट होता है, और ये मिनिमम पॉइंट कब एग्जिस्ट करता है? ये मिनिमम पॉइंट तब एग्जिस्ट करता है जो एकदम बिल्कुल मिड वाला पॉइंट होता है ना, अल्फा और जीरो, अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट होता है ना, बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट, उसी पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। यानी ये होती है x =
अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक बार आपको डायरेक्टली लिख दूं कि अपवर्ड पैराबोला में, कौन से में, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला में, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट है। मैक्सिमम वैल्यू भाई आप इस ग्राफ को कहीं भी लेके चले जाए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये वैल्यू वाई की वैल्यू, वाई से हम देखते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और कहां पे एग्जिस्ट करती है, जब आप एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीच में लेते हो। तो बीच में कैसे जाओगे, अल्फा और बीटा को सम करके 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 पे क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। इसलिए x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी मिनिमम वैल्यू देने वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये आया समझ में, ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा अच्छा, जैसे अब ये अपवर्ड पैराबोला एग्जिस्ट कब करता है, याद रहे अपवर्ड पैराबोला सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, इसके लिए ए की वैल्यू मस्ट है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्राफ पे, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला, तो इस टाइप का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है कि भाई ये वाला पॉइंट क्या होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, बताओ क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, ठीक है। और इसमें कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। नीचे तक मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ? अल्फा प्लस माइनस इनफाइनाइट। हाँ, मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, माइनस ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पे आप जाओगे ना, तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, माइनस टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो, आप फाइंड नहीं कर पाओगे, कहने का ये मतलब है। तो फाइंड नहीं कर पाओगे तो इस पे क्वेश्चन भी नहीं बनता, बस आप माइनस इनफाइनाइट बोल दो। लेकिन इसकी मैक्सिमम एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि भाई इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, वो मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल बीच में है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने ग्राफ को इस तरह से पलट दिया है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। देखो वही x इज इक्वल टू कहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 पे ही आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप देखोगे जो पॉइंट ऑफ मिनिमा था वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, एक पॉइंट ऑफ, जो मिनिमा था वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, ये पॉइंट है क्या, आप अल्फा प्लस बीटा की जरा वैल्यू पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मिनिमम कब, जब मिनिमम तब जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मैक्सिमम कब, जब a की वैल्यू लेस देन 0। इस केस में आपका जो a है, y इक्वल टू, आपने बोला ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बोला ना आपने। अपवर्ड पैराबोला में सर इसका उल्टा होगा। हाँ, अपवर्ड पैराबोला में इसका उल्टा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये जो है ना, तो यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे a नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, a नेगेटिव। और अपवर्ड पैराबोला में क्या था, a पॉजिटिव था, a पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करता था, यानी मिनिमम वैल्यू आती थी, और यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला, ठीक है। आ रहा है समझ में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला, ठीक। अच्छा, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब आपसे ऐसे कह सकता है कि y इक्वल टू, आपको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। इसकी आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, इसकी क्या फाइंड करो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करो,
ठीक है। तो भाई हम कहेंगे इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ए ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, 2 आपका पॉजिटिव है ना, तो 2 पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला। और अगर ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे अच्छा मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे, सम ऑफ रूट डिवाइड बाई 2। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 5, और a कितना है 2 टाइम्स ऑफ 2, यानी माइनस 5/4 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। आ रहा है समझ में। तो माइनस 5/4 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू आप निकाल लोगे कब, जब आप x की वैल्यू डायरेक्टली ले जाके इक्वेशन में पुट कर दोगे। 2 टाइम्स ऑफ माइनस 4/5/4 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ माइनस 5/4, ठीक है, प्लस 7 ये आ गया आपका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आप ऐसा करो, अब एक मिनिमम वैल्यू आप मिनिमम और मैक्सिमम जो भी है आप फाइंड करो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन है आपका माइनस टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, पहले आप मुझे ये बताएं कि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, देन मुझे वैल्यू बताएं। ठीक है, आज सिर्फ समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आलमा नेक्स्ट पेपर कब है, आज पेपर था तुम्हारा। सर मिनिमम वैल्यू आई पहले की -1। अच्छा सर 17। अच्छा 17, ठीक है। आज का पेपर कैसा रहा तुम्हारा। सर बहुत अच्छा सर, ये 1 घंटे में कर लिया था पूरा। कोई बात नहीं, चलो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई थी अर्श, तुमने बताया था 5 आएगा सर। अच्छा 5। सर ऊपर वाले की -1 -1, नीचे वाले की 1। चलो चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आंसर इधर उधर आ गया, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अंजुम आंसर आया तुम्हारा, माहिनूर, 1 मिनट। ठीक है, इमरान, सोफिया, आप में से फिजा है कोई, उमरा, सर 2.25। 2.25, ओके देखते हैं। ठीक है, आलिया समझ में आ रहा है, ओके, अहद। चलो अब हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। सो पहले वाले इक्वेशन में देखो, पहले वाले इक्वेशन में पहले ये देखो कोएफिशिएंट क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड होगा। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी x इज इक्वल टू, कहाँ आएगी मिनिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a पे। तो अच्छा माइनस b कितना है, माइनस b आपका 6 है, 2 इंटू a कितना है 3। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1। तो आप क्या करो, -1 ले जाके पुट कर दो। ठीक है, तो हम पुट कर दे रहे हैं -1। देखो मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 8, यानी आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, यानी 3 बचा, -6 प्लस 8, तो 8 3 आपका हो गया 11, 11 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका मिनिमम वैल्यू आ गई पहले वाले केस में। और दूसरा वाला जो पैराबोला है उसमें ए जो है वो नेगेटिव है, यानी यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा। ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया ना, नीचे की तरफ हो गया, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी वही x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू पुट करो, देखो माइनस टाइम्स ऑफ 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, -3 होगा ना कहाँ पे सर, माइनस, नहीं सर 3 होगा। सही है ना। चलो अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो -4 अपॉन -4 आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1। तो 1 ले जाके हम पुट करेंगे, तो -2 और 1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आपका 1 प्लस 3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 4 प्लस 3, तो 7 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 5। तो दोनों केस में 5 आया, मिनिमम भी 5 है, मैक्सिमम भी 5 है। इस केस में मिनिमम आपका 5 है, इस केस में मैक्सिमम आपका 5। आ गया समझ में। हाँ सालिम कुछ कहना चाहते हो। यस सर।
हाँ बताओ। तो इसका जो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था, हमने जब लगाया तो -1 आई। ये सर आपने फिर इक्वेशन में क्यों पुट करा? क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी। एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स की वैल्यू, ये देखो एक्स की वैल्यू -b/2a पे मिनिमम वैल्यू आएगी। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, इस पे मिनिमम आएगा। देखो सुनो सुनो, ये है ना y, इधर देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में देखो, y इज इक्वल टू आपका 2x² + 5x + 3 है। हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम आएगा, तो 1 ले जाके पुट करोगे तभी तो मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। आया समझ में? तो x इज इक्वल टू -b/2a पे मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी -5/4 पे मिनिमम आएगा, इसलिए इसे ले जाके हम पुट करते हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया ग्राफिकल एनालिसिस में? बोलो। देखो आज सर की ये क्लास जो हमारी, सॉल्व करने वाला मेथड है बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। कौन सा सॉल्व करने वाला मेथड? यही वाला ये वैल्यूज निकालना। वैल्यूज निकालना, कौन सा? ये -b/2। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा था कि 1 सेकेंड, कोई और रेज कर रहा है। हाँ अलविया बताओ, कुछ रेज कर रही हो आप, हैंड रेज कर रही हो। सर डाउनवर्ड पैराबोला में मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी में नेगेटिव क्यों है साइन? अच्छा ये देखो, ये देखो जरा, देखो वैल्यू आप कैसे निकालते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ देखो, y इज इक्वल टू ax² + c, एक इक्वेशन है। तो ये y क्या है? y वैल्यू है y कोऑर्डिनेट की। ठीक है, अच्छा ये x क्या है? x वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की। ठीक है डन। अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा? x, y, कोई ना कोई x होगा, कोई ना कोई y होगा। जैसे यहाँ पे भी x, y है, x की वैल्यू बीटा है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस ग्राफ में सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? ये होगा, मान लो यहाँ इनफाइनाइट है, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू का क्या होगी? y की वैल्यू तो आप ऐसे जब लाइन ड्रॉ करोगे y एक्सिस पे तभी तो मिलेगी। आ रहा है समझ में? यहाँ आपका y मिलेगा और x कहाँ मिलेगा? x आपका यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी। ठीक है, और y क्या होगा? y भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव क्योंकि नीचे है ना, हम यहाँ नीचे हैं, तो नेगेटिव होगा और माइनस इनफाइनाइट होगा। आ रहा है समझ में? आप नीचे की कोई लिमिट नहीं कर सकते, आप पैराबोला यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, लेकिन ये नीचे आ तो रहा है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, जब तक आपका x होगा तब तक आपका y होगा। ये नीचे आते आप चले जाओगे तो फाइनली आप नीचे ही आओगे। आप किसी इस वाले पॉइंट पे आप मिनिमम कहोगे तो ये आपका y ये मिलेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ोगे, यहाँ कहोगे मिनिमम, तो आपका y ये मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। आया समझ में? तो इस तरह से आप नीचे जाओगे ना तो माइनस माइनस आपका वो हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यस सर। चलो रही बात वैल्यू पुट करने वाली, माहिनूर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेंटर है ना, सेंटर, ये जो हम कह रहे हैं x की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये वो x की वैल्यू है। जैसे आपसे कहा जा रहा है जीरोस, मान लीजिए जीरोस, तो आपसे कहा जाता है कि जीरोस, तो जीरोस का मतलब x इज इक्वल टू अल्फा या फिर x इज इक्वल टू बीटा, तो ये x की वैल्यू है, ये जीरोस है। अच्छा जीरोस पर y की वैल्यू क्या आती है? y की वैल्यू 0 आती है, तभी तो इसको जीरोस बोला जाता है। यानी जब आप अल्फा को इक्वेशन में ले जाके पुट करोगे तो इक्वेशन से आंसर 0 आना है, इसलिए इसको जीरोस बोला जाता है, रूट बोला जाता है। आ रहा है समझ में? इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि अब हम जीरोस की बात नहीं कर रहे, अब हम जीरोस की बात नहीं कर रहे। देखो ये है आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका अल्फा है जो कि आपका मान लीजिए -2 है, ये आपका बीटा है जो कि मान लीजिए आपका 4 है। आ रहा है समझ में? अल्फा आपका -2, बीटा आपका 4। ठीक है, ये दो रूट्स दे रखे हैं। तो मैं आपसे कह दिया कि भाई ये ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मैक्सिमम वैल्यू कोई यहाँ होगा, कोई एक टॉप का पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, टॉप पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? y कोऑर्डिनेट की होगी। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ पर y क्या होगा, तो यहाँ पर y आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो, ये होगा y, जो भी है आपका -2 है, जो भी है। तो इससे भी ऊपर जा सकते हैं हम, यहाँ जा सकते हैं, इस पे y की वैल्यू ज्यादा है, हम कहेंगे हाँ ज्यादा है, -1 है। इससे भी जा सकते हैं, यहाँ y की वैल्यू 0 है, हम कहेंगे हाँ 0 है। इस पे भी जा सकते हैं, यहाँ y की वैल्यू 1 है, 1 है। इस पे भी जा सकते हैं, ये मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो y की एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, y की एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जिसके ऊपर नहीं जा सकते। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, यानी -b/2 टाइम्स ऑफ a। जब आप x की वैल्यू ये पुट करोगे तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 है क्या? अल्फा आपका है -2, बीटा आपका है 4, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे नहीं रखी है, लेकिन रूट्स दे रखा है, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 2/2 आएगा, कट करके आपका आंसर आएगा ये 1। तो ये 1 आया x की वैल्यू,
यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसमें कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा 1, तो इस 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये कहा जा रहा है आपसे 1 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए इस x को आपको क्वाड्रेटिक में पुट करना होगा। क्वाड्रेटिक यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, वरना हम पुट कर देते। तो क्वाड्रेटिक हम ऐसे कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और x माइनस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है। देखो इसकी x की वैल्यू एक -2 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ आप ले जाके x की वैल्यू 1 पुट करो तब मैक्सिमम आएगी। क्या मैक्सिमम आएगी, y मैक्सिमम की वैल्यू देखो ये हो जाएगी, y मैक्स आ जाएगा यहाँ पे आपका, आप ले जाके पुट करो 2 विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 2, ठीक है, और 1 माइनस 4। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी आंसर आ जाएगा -80। अभी समझ में आया ये मैक्सिमम वैल्यू -80। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब ये हो गया ग्राफिकल एनालिसिस। अब ग्राफिकल एनालिसिस में ही कुछ और पार्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद मोर एडवांस टॉपिक पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन में कहता है कि राइट कंडीशन, आप कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर विच बोथ रूट आर पॉजिटिव, बोथ रूट आर पॉजिटिव, कि दोनों रूट हमारे पॉजिटिव हों, दोनों रूट हमारे पॉजिटिव हों। पॉजिटिव का मतलब समझते हो, दोनों रूट पॉजिटिव। देखो इस तरह से, ये जैसे मान लो ग्राफ बनाया मैंने, तो ग्राफ बनाया, अगर ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से कट कर रहा है, तो एक अल्फा आपका यहाँ आएगा और बीटा आपका यहाँ आएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, ये ओरिजिन से दोनों राइट साइड में तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो बोथ रूट आर पॉजिटिव का मतलब ये है कि ग्राफ आपका इस तरह से कट हो रहा है। आ रहा है समझ में? या फिर इस तरह से नहीं तो कैसे कट हो रहा होगा, ऐसे कट हो रहा होगा, या ये हो रहा होगा। अपवर्ड में आप इस तरह से कह सकते हो, डाउनवर्ड में आप इस तरह से कह सकते हो। ये दोनों सिचुएशन में बोथ रूट आर पॉजिटिव, ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हो तो हम कैसे कोई एक मान लीजिए जनरल हम इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका है, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। करेक्ट? यस सर। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो क्या दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा? सम नहीं होगा। नहीं भाई, सम पॉजिटिव होगा। हाँ सर पॉजिटिव होगा, क्योंकि फॉर्मूला इस में फॉर्मूले पे मत जाओ, इस फॉर्मूले में माइनस मत देखो, वो तो माइनस बी इस क्वेश्चन में माइनस दे दिया जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर सम पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और इसी तरह से सी बाई ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। कब? अगर आपसे कह दिया जाए और ये दोनों होना चाहिए, दिस एंड दिस, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। कैसी कंडीशन? जब आप ये कहते हो कि दोनों रूट आपके पॉजिटिव हैं। तो दोनों रूट पॉजिटिव आपके तभी हो सकते हैं जब c बाई ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, b बाई ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब एक एक केस में आपको और यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मान लो आपको गिवन है, क्या गिवन है, कि गिवन एन अपवर्ड पैराबोला, आपसे कह दिया गया कि भाई आपको अपवर्ड पैरा, अब ये ओलंपियाड में आया था एक बार, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि गिवन एन अपवर्ड पैराबोला दिया है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव। अपवर्ड पैराबोला का ये तो मतलब होता है, अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर सिचुएशन क्या होगी, देखो यहाँ पे ये ए पॉजिटिव हो गया, ये ए भी पॉजिटिव हो गया अपवर्ड पैराबोला होने की वजह से, और आपको ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने के बाद इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव चाहिए, तो मस्ट है कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और यहां पर माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तभी तो दोनों फ्रैक्शन, देखो ये देखो, ऊपर भी पॉजिटिव जब होगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तभी तो 2/3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर आपसे कह दिया जाए नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 हुआ ना? ये ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ।
आ रहा है समझ में? तो ये इसका कंक्लूजन है कि माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और अगर आप ये चाहते हो कि माइनस बी ग्रेटर देन 0 आए तो आपको बी को लेस देन 0 करना होगा। बी को लेस देन, बी आप नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो बी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए एंड सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब जरा हम इन दोनों सिचुएशन को मिलाकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन से बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका रूट दोनों पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2x² अपवर्ड पैराबोला हो गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो सेटिस्फाई हो रही है सिचुएशन, देखो सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। b की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अपवर्ड पैराबोला है, और सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए है। अब जरा इसका रूट तुम फाइंड करो, इसका रूट फाइंड करो, इसका रूट फाइंड करो। ठीक है, रूट फाइंड करोगे, देखो दोनों रूट इसके पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव है। तो इस तरह से सिचुएशन बनाई जाती है। आर एस में इसे सॉल्व करके देखो, इसकी वैल्यू निकालो। देखो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे -3, तो माइनस b रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू a। तो आगे वैल्यू एक की 1/2, एक की a 1 है। 3 प्लस माइनस रूट के अंदर आपका 1 बचेगा, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाती है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, 2 से तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया इसको। चलो इसका देखो आंसर आ जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाई 4, तो एक आ जाएगा 1 और एक आएगा 3 - 1, तो एक आएगा 1/2। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये सिचुएशन, ये कंडीशन समझ में आई, हमने कैसे फाइंड की कंडीशन। आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये टिपिकल एनालिसिस है, ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। चलो अब इसी में एक और दे देते हैं, फिर उसके हाँ बताओ। यस माइनू सर। बताओ। सर एक बार और सर मैंने समझाना। बोला हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ अलविया बताओ कहाँ पे समझाना है। -b greater than 0 and c देखो greater अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं कि आपसे एक कंडीशन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखो मुझे ऐसा करना है कि हमारे पास एक वैल्यू है x, इसे ग्रेटर देन 0 करना है, तो x की वैल्यू आप क्या लेंगी बताइए। पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव। अब मैं आपसे कहता हूँ -x को ग्रेटर देन 0 करना है, तो बताओ x के प्लेस पे क्या रखेंगे। कोई नेगेटिव नंबर। हाँ x मस्ट बी नेगेटिव, x मस्ट बी नेगेटिव, तब तो जाके ये -x पॉजिटिव आएगा। और x नेगेटिव का क्या मतलब होता है, x लेस देन 0। आ रहा है समझ में? अब इसी चीज को जरा यहाँ से देखो, हमने जो सोल्यूशन बनाया था, हमने कहा था देखो यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव दिया हुआ है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी -b जो है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब यही होता है 0 से बड़ा। ठीक है, तो अगर -b को 0 से बड़ा चाहिए तो b को 0 से छोटा रखना होगा। नहीं आया समझ में? सर बोलो आ गया। बस। आ गया सर। ठीक है, अब इस पे एक और एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो हो गया जब दोनों रूट पॉजिटिव हो। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं अगर दोनों रूट नेगेटिव हो, तो दोनों रूट नेगेटिव हो तो मैं एनालिसिस नहीं करा रहा अभी। ठीक है, दोनों रूट नेगेटिव की, लेकिन दोनों रूट नेगेटिव की आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं करा देता हूं। जब आपका एक रूट पॉजिटिव हो, एक रूट नेगेटिव हो, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, मान लीजिए आपका अल्फा यहाँ दे रखा है, बीटा यहाँ दे रखा है। ठीक है, और एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी अपवर्ड पैराबोला के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक तो यही बनेगी, y = ax² + bx + c, यही बनेगी। एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। तो अच्छा बताओ इसका सम क्या आएगा, जो इसका सम है वो क्या आएगा। सम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? -b/a। नहीं, -b/a इज करेक्ट आंसर, -b/a। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी या सर पॉजिटिव? दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव आएंगे। नहीं भाई, मैंने कह रखा है एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो इनका सम क्या होगा। देखो नेगेटिव तुम लोग होगा। फॉर्मूले वाइज ज्यादा सोचते हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक अल्फा आया है जो नेगेटिव है, यानी आपके पास एक नंबर है जो नेगेटिव है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। एक रूट आया जो पॉजिटिव है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। दोनों का सम कितना होगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव का सम क्या होगा। नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी।
तो जो ये सही नंबर आंसर बड़ा है। होगा उसके साइन हाँ ये सही आंसर है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस केस में हम इसका इंक्लूजन ही नहीं करते, ये इसे हम इंक्लूड ही नहीं करते, ये बेकार की हमारे पास कंडीशन हो गई। ठीक है, इसका क्या होगा, क्योंकि इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का ये हिसाब नहीं है। अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो c/a है, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कह सकते हो। बताओ, अब बताओ, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ मस्ट है कि ये चीज है, मस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? यानी सी की वैल्यू मस्ट है ए से छोटी ही होनी चाहिए। नहीं, सी की वैल्यू ए से छोटी नहीं, c/a की वैल्यू, c/a की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, आपको पता है कि ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड है, अपवर्ड होने का मतलब a की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। a की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और आप पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव चाहते हैं, तो c को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। नहीं, नेगेटिव। तो ये देखो, पूरे फ्रैक्शन को तुम्हें पॉजिटिव रखना है, पूरे फ्रैक्शन को तुम्हें नेगेटिव करना है, लेस देन 0 करना है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, तो c/a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी लेस देन 0 आएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस c/a सर, की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो c/a को लेस देन 0 करना है, यानी नेगेटिव करना है। नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव। यानी इसकी कंडीशन ये आई कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ c की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तब आपका एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, ओनली सी की कंडीशन बनेगी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2x², ठीक है, प्लस 5x - 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट फाइंड करने की कोशिश करो, इसके दोनों रूट फाइंड करने की कोशिश करो। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है सर? इसके दोनों रूट फाइंड करो। देखो मैंने क्या किया, हमें ये कंडीशन मिली ना कि अगर c की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव आएगा। ये कंडीशन है मिली, हमने c की वैल्यू लेस देन 0 कर दिया। अब हम इसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यू कैलकुलेट करके। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करो, 2x² प्लस इसे हम कर सकते हैं 6x - x - 3 इज इक्वल टू 0। सो आप इसे सॉल्व करो, 2x की वैल्यू लो, तो 2x में से आप कह दोगे x + 3 -1 x + 3 इज इक्वल टू 0। सो आपका आएगा क्या? 2x - 1 x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स सो की आप वैल्यू 3 आएगी सर, 1/2 आएगी। हाँ, x की एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, x की एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो देखो कितनी अच्छी सिचुएशन मिल गई हमें। आ रहा समझ में? ये कंडीशन कितनी मिल गई, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना आ गया। आप ऐसे किसी ने आपसे कह दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसका एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो, तो आप अपने दिमाग में सोचोगे, कहोगे बस सी को नेगेटिव करना है, कंडीशन बन गई। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मैं लिटरली बताता हूँ, इस एग्जांपल की वैल्यू क्या आएगी मुझे सॉल्व करने से पहले अभी पता नहीं था, बस मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसका आंसर देखो आ गया। आ रहा है समझ में? तो कंडीशन ये, तो ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आई। अच्छा, इसी तरह से मुझे ये बताओ, इसी तरह से मुझे बस कंडीशन बता दो, मैं बस ज्यादा इसमें तुम्हें नहीं पूछूंगा, कि अगर अब आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रूट नेगेटिव है, दोनों रूट नेगेटिव, अल्फा भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंडीशन क्या बनेगी? अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी, ये आ जाएगा आपका क्या? बोथ रूट नेगेटिव। सर पॉजिटिव बनेगी पूरी इक्वेशन। सोच लो, सोच के बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। ठीक है, ये कंडीशन है सर जब माइनस, बताओ क्या चीज होगी, क्या कंडीशन होगी? आप अल्फा सर प्लस माइनस आएगा। अल्फा प्लस बीटा, यस सर। नो सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस होगा। अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस आएगा इस कंडीशन में, और अल्फा इंटू बीटा प्लस आएगा। सर वो हाँ, प्लस ये होता है। देखो, अब दोनों नेगेटिव तो आप वैल्यू रख के देख लो ना, इसे कह दो -2, इसे कह दो -3, तो -3 और -2 को ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा, ये हमेशा लेस देन 0 आएगा।
और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ये दोनों चीजें होंगी, ये भी होगा एंड ये भी होगा, इसके साथ ये होगा। आ रहा है समझ में? तो अगर ये अपवर्ड पैराबोला ए पॉजिटिव है तो आपको करना क्या होगा, आपको सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखनी होगी, क्योंकि आपको इसको 0 करना है। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको माइनस बी की वैल्यू, क्योंकि ए तो पॉजिटिव हो गया, माइनस बी की वैल्यू लेस देन 0 करनी होगी, यानी बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो बी भी ग्रेटर देन 0 एंड सी भी ग्रेटर देन 0। ये तो शायद किसी ने बताया था अभी मुझे, अभी किसी ने बोला था सब पॉजिटिव होंगे। सर मैंने बोल रहा था। ठीक है, तो सही है, ए पॉजिटिव हमारा था ही, हमने ए को पॉजिटिव कंसीडर ही किया है। तो अब एक एग्जांपल आप चाहो तो वैसा ले लो, आपका आंसर वही आएगा। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, दोनों नेगेटिव आएगी। ठीक है, आपका अल्फा भी नेगेटिव आएगा और बीटा भी नेगेटिव आएगा। अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ -1/2 और बीटा की वैल्यू आएगी -1/2, दोनों नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन होनी चाहिए, दिस एंड दिस दोनों होना चाहिए। सर ऐसी ट्रिक बता दो जो देख के पता चला नेगेटिव है पॉजिटिव है इक्वेशन। देख के तो पता चल रहा है भाई, अब ये तुम्हें सिचुएशन नहीं पता चल गई। बी देखो, अब ये तुम्हें मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, बी और सी ही डिसाइड करते हैं। अगर ए की वैल्यू तुम ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हो, तो बी और सी को देखो, बी और सी। ठीक है, ये आपकी टेबल सी बन जाएगी। ठीक है, देखो आपका बी और सी यहाँ पे क्या आया था, दोनों पॉजिटिव, बी और सी पॉजिटिव। बी भी अगर ग्रेटर देन 0 हो, ये भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, और बोथ रूट आर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कोई, उसके ऊपर वाला जो कंडीशन है, इस पे कोई बी की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बी की कोई वैल्यू नहीं, बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सी की इंपॉर्टेंट, अगर सिर्फ सी नेगेटिव होता है, ओनली सी नेगेटिव, ओनली सी लेस देन 0, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ओनली सी, इसको छोड़ो, इस बी की बात नहीं करनी, ओनली सी अगर लेस देन 0 होता है, ठीक है, सी, तो सी अगर लेस देन 0 होता है तो उसमें क्या होगा, एक, हाँ, तो एक रूट आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा। हाँ, एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव होगा। मैं एक अल्फा बोल देता हूँ, एक को बीटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखो ये पढ़ा था, दोनों रूट अगर पॉजिटिव होने चाहिए तो बी की वैल्यू लेस देन 0, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यानी अगर आपका ऐसी सिचुएशन है कि बी की वैल्यू लेस देन 0 और सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या आएगा, अल्फा भी आपका पॉजिटिव आएगा और बीटा भी पॉजिटिव आएगा। तो बस आपको इक्वेशन देखना है, बस इक्वेशन देख के आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये है ग्राफिकल एनालिसिस। यहाँ पे आपकी ग्राफिकल एनालिसिस कंप्लीट होती है, और ग्राफिकल एनालिसिस में और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मैं ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ये पूरा एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है, जो भी है मैं ये पूरा एज इट इज सेंड कर दूंगा। ठीक है, चले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, अभी हमारे पास कुछ टाइम है। ठीक है, इसे अब हम क्लोज करते हैं। चलो, आपको ये दिख रहा है? यस सर। जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपसे कहा जा रहा है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आर। कौन सा इसका रूट होगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस फैक्टराइज करके इसे सॉल्व कर लेना है। x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, सर सी होगा इसका इज इक्वल टू 0। हाँ, मतलब वही है जो आप देखो अब देखो कितने आसानी से तुमने लगा लिया, सारे के सारे पॉजिटिव है ना, ए बी सी,
तो अगर तीनों पॉजिटिव, अभी जो हमने ग्राफिकल एनालिसिस किया था, तो तीनों रूट अगर तीनों वैल्यू ए बी सी तीनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है बताओ? अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखो अगर तीनों पॉजिटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव। तीनों के तीनों पॉजिटिव, ए तो ग्रेटर देन 0 था, ये भी, तो बोथ रूट आर नेगेटिव, तो जिसमें दोनों नेगेटिव है वही ऑप्शन -2 करेक्ट हो जाएगा। -5। ठीक है, -2 -5 आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आ गया। अच्छा फिर यहाँ देखो, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपको इस टाइप की चीजें पूछे तो आपको इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है, किस फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है ना, इतना इज इक्वल टू 0। आप ये बताओ सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट आपका ये हो जाएगा -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा आपका 1। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। अब आप आओ जो आपको फाइंड करना है, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू आप कॉमन ले लो, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा होने के बाद अल्फा प्लस बीटा हो गया। आपने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया, किस फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही यूज करना है। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी -1, नीचे वैल्यू आ जाएगी 1, आप पुट करोगे तो आपका आंसर -1। ठीक है, आया समझ में? अच्छा देखो यहाँ फिर आपसे कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी रूट अलग अलग है। तो अलग रूट कब आते हैं? डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग रूट कब आते हैं? देखो रूट सेम होने की कंडीशन क्या है? रूट सेम होने की कंडीशन है कि डी की वैल्यू 0 के बराबर हो। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, डी ग्रेटर देन 0 हो, तब फिर आपके रूट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू का कोई हिसाब नहीं आना चाहिए। तो देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो बस ये दो बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक सही हो। आ रहा है समझ में? तो एग्जाम में आपको तुक्का मारने के लिए भी जब ऐसे नॉलेज होगी ना, तो दो कट जाएंगे, तो 50% में सॉल्व करने की, 50% को गेस करने की चांसेस ज्यादा होती है, मतलब गेस करने में करेक्ट आ जाने की चांसेस। क्यों, सही है नहीं? कैसे हुआ? सर ए होगा इसका आंसर। ये कैसे हुआ? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये कंडीशन कट हो गई ना कि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो आपके रूट इक्वल हो जाते हैं, और हमसे कहा गया डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए। तो रियल और डिस्टिंक्ट, रियल का मतलब डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसी में दोनों रूट अलग आते हैं। दोनों रूट सेम कब आते हैं? जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अच्छा व्हाट इज बी स्क्वायर? आपका बी स्क्वायर है क्या? बी स्क्वायर यहां से कैलकुलेट करो, -4 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू आपकी कितनी है? 1। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है? -4 कहाँ है? के इज इक्वल टू 0। बेटा ये 4 ही है, +4, तो आपको +4 दिखा होगा, ये -4 दिख रहा था। यस सर। नहीं +4 था भाई। चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। अच्छा मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कैसे करते हैं। आप -4 के को पूरा उधर लेके चले जाओ, तो -4 की क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 4 को अब इस तरफ भेज दो, तो 4 लेस देन के, यानी आपका के लेस देन 4 आ जाएगा, के लेस देन 4, के लेस देन 4। तो दैट इज द ऑप्शन, के लेस देन 4। तो ये वाला ऑप्शन करेंगे। सर इसकी साइन कैसे बदला रहे हो? लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ये इधर से इधर कैसे होगी सर? नहीं इस पूरे नंबर को जैसे, नहीं इसे ग्रेटर देन को मत, ग्रेटर देन को तुम मत देखो, इसे मत देखो, इसे मानो कि ये इज इक्वल टू को कैसे सॉल्व करते हो? इस वेरिएबल को इस तरफ लाते हो, तो हमने भी लेगा इसको इस तरफ लाए, तो ये यहाँ हो गया, नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। इक्वल टू की तरह ही सॉल्व होता है, इक्वल टू की तरह सॉल्व होता है। आ रहा है समझ में? तो के की वैल्यू यहाँ 4 ग्रेटर देन के लिखा था, यहाँ के लेस देन 4। आया समझ में? यस सर। अच्छा अब और देखो, आपसे ये कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट। देन अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट है तो आपको पता है 2 डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ऐसे सिचुएशन में आते हैं। तो देखो इक्वल टू तो ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस जनरली होता नहीं है, तो इन दो में से कोई एक करेक्ट होगा। आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बी के प्लेस पे ए रख देते हैं, ए अपने मैग्नीट्यूड वाइज रखा है क्योंकि बी ए के प्लेस पे है। ठीक है,
माइनस टाइम्स ऑफ ए, ऐसे रख देते हैं माइनस ए का स्क्वायर। 4 इंटू ए की वैल्यू पुट करो 1, सी की वैल्यू पुट करो 1, दिस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस से तो गायब हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 4 से। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी चाहिए ना, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ए के प्लेस पे तुम ऐसे रखे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तब तो जाके वो 4 से बड़ा होगा। तो मैग्नीट्यूड है ना जो ए का मैग्नीट्यूड वो बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन 2। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, सर दोबारा समझा दीजिए सर। चलो बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एक बार मैं इसको कुछ पोर्शन को रिमूव कर दूं, कुछ थोड़ा सा मतलब साफ कर दूं, फिर उसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। वेट, ये सही से साफ नहीं होता। सर इसके अंदर ये कंडीशन तो नहीं लग हेलो, यस सर। बताओ। सर मैं ये चीज कह रहा था कि जैसे ग्रेटर देन है लेस देन को हम माइनस को एक साइड लेके जाते हैं, तो हाँ इसका हाँ, ग्रेटर लेस देन चेंज हो जाता है। मैं बताता हूँ सारी, मैं ऐसा करता हूँ ग्रेटर देन लेस देन को सॉल्व करना ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करने वाला है, ठीक है। तुम बस ये सारी चीजें देखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यही मतलब है ना। ए की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है, ए नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा अगर मैं यस आपसे सर। कहता हूँ ए ग्रेटर देन -2, इसका मतलब ए की वैल्यू -2 से बड़ी है, ए की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो -2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ये सारी वैल्यू ए से -2 से बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -a के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, -a कैसा होगा, माइनस से बड़ा होगा इससे। -a बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, -a ऐसे कहोगे कि दोनों हो -1 सकते ग्रेटर हैं। देन 2, ये कहना चाह रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, बताओ। सर ए यस सर। बड़ा होगा। ये चीज बताओ, ये कि अगर मैं ये कहता हूं कि a जो है ग्रेटर देन -2 है और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या ये आएगा -a ग्रेटर देन, नो यस सर। सर। एक ने बोला यस सर, एक ने बोला नो सर। बस इतना अगर समझ गए ना तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले जाओगे। मैं बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान से देखना। आपसे ये कहा गया कि a जो है ना वो बड़ा है -2 से, तो हम कहेंगे a की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे होगी, -1 1 3 4 5 6, ये सारी वैल्यू ऐसी हैं जो ये सारी वैल्यू जो ऐसी हैं वो बड़ी हैं, किससे बड़ी है, -2 से। अब हम a में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें भी, तो यहाँ जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -6, सही है। और ये ग्रेटर देन हम लिख रहे थे 2, बताओ ये सही चीज है या गलत है? ठीक है हाँ गलत है सर। ठीक है सर। गलत है ना? अरे कैसे ठीक है भाई, क्या आंख है बटन, कैसे देख रहे हो तुम? ये देखो 1 -1 -3 -4 -5 -6 ग्रेटर देन 2 से, नहीं सर, नो सर। स्मॉलर देन। आ रहा है समझ में? इसका मतलब समझ रहे हो, ये इक्वेशन सरासर गलत है। ये इक्वेशन हम ऐसे नहीं कर सकते कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया जैसे इज इक्वल टू में करते हैं। तो अच्छा यहाँ पे सही क्या होगा, यहाँ पे सही ये हो जाएगा कि हाँ अगर ऐसे लिख दे तो आप सही हो जाएगा। बोलो यस सर। हो गया, अब सही है, सालिम सही है। यस सर। तो यही से एक रूल निकल जाता है, जो हमने समझा ना, यही से एक रूल निकल जाता है। रूल क्या है? रूल आपका ये है कि अगर आपने एक इनइक्वालिटी लिखी, अगर आपने इनइक्वालिटी लिखी और आपने इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है अगर आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई। और बाकी कोई भी सिचुएशन हो, इनइक्वालिटी को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इज इक्वल टू को सॉल्व करते हैं। आया समझ में?
तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप ऐसे देखो 2x + 3 > 7 कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे जैसे इसको सॉल्व करते हैं, बस माइनस से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो 2x = आपका कितना हो जाएगा 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो 2x = आ जाएगा 4, x = आ जाएगा 4 / 2 कट के आंसर आया 2। सो x = 2 आपका आंसर आया, तो यहाँ क्या आएगा x > 2। आ रहा है समझ में? बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम कहेंगे 2x > 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4, यानी 2x > 4, x > 4/2 कट किया तो आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी x > 2 ये आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ग्रेटर देन की जगह Yes, सर इज sir. इक्वल टू लगा देंगे। हम बस ग्रेटर देन की जगह इज इक्वल टू लगा देंगे। बस ख्याल आपको यहाँ रखना है, देखो जहां ख्याल रखना है वो बता रहा हूँ। जैसे देखो -2x + 7 इज माइनस, ऐसे लिख दे रहा हूँ -2x + 7 > 3 ऐसे है। तो आप इक्वल टू मान के कैसे सॉल्व करते हो, -2x + 7 इज इक्वल टू 3, तो -2x इज इक्वल टू 3 - 7 -2x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 4 / 2 कट के आंसर आया 2, x इक्वल टू 2 आया ना। तो अगर यहाँ लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे x > 2, यही ना? यस नहीं, सर। यहीं पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्यों नहीं लिख रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। -2x + 7 > 3 आप सॉल्व वैसे ही करोगे, 7 को इस तरफ ले जाओगे, तो 7 पॉजिटिव नंबर था, आप उस तरफ ले गए, 7 - 3 कर दिया, 3 - 7, तो -2x > आया -4। अच्छा, माइनस को काटने का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना, तभी तो -1 पॉजिटिव हो जाता है। आ रहा है समझ में ये? यस सर। तो यस जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि -1 से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ इक्वेशन बनी ऐसे -2x > -4। अब आप इस -2 को पॉजिटिव करना चाहते हो, यानी उस तरफ ले जाना चाहते हो। तो जब नेगेटिव नंबर को मल्टीपल में ट्रांसफर करेंगे ना, नेगेटिव नंबर को मल्टीपल में ट्रांसफर करेंगे, ऐसे मल्टीपल से ट्रांसफर करेंगे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि नेगेटिव साइन को आपको पॉजिटिव करना था, तो इस वजह से आपने क्या किया, आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने पहले इक्वेशन को ऐसे लिखा 2x <4, 4, ये आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, माइनस साइन गए। अब आप 2 को ट्रांसफर कर सकते हो, x <4 / 2 कट के आपका आंसर आएगा 2, x <2 आएगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट, x <2 इज करेक्ट। लेकिन ये चीज कब आएगी, ये चीज सिर्फ तब आएगी जब आप नेगेटिव नंबर का ट्रांसफर करोगे, बाकी एज इट इज, बाकी क्या है एज इट इज, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल, -3x + 4x + 7 इज ग्रेटर देन -3x + 9, इसे सॉल्व करो, ठीक है। आंसर बता देना। 1/2 x 1/2 लेस देन ना ग्रेटर देन 1/2। x ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x + 7 ग्रेटर देन -3x + 9, ठीक। अब सबसे पहला स्टेप हम ये कहते हैं कि पूरे नंबर को ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में नहीं एडिशन में सॉल्व ट्रांसफर कर रहे हैं। ये माइनस था, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप 7 को उस तरफ लेके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 9 - 7, ठीक है। यहाँ बचा आपका 4x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2/4, तो कट के आंसर आ जाएगा 1/2। आ रहा है समझ में? इसी तरह से एक क्वेश्चन और लगा लो, ये इनइक्वालिटी हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, फिर भी सॉल्व करने में हेल्पफुल है, ठीक है। किसे सॉल्व करो, x लेस देन 2। x < 2, चलो ठीक है। -3x ग्रेटर देन 3 - 9, यानी -3x ग्रेटर देन -6, यानी
अब यहाँ माइनस आ गया, तो पहले माइनस को पॉजिटिव करो, उसके लिए आप लिखोगे 3x और लेस देन 6 हो जाएगा। लेस देन क्या हो जाएगा 6, तो x लेस देन 6/3 यानी x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इनइक्वालिटी समझ में आ गई? यस सर। बस फिर आप सारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अभी मैं सीट आपको सेंड कर दे रहा हूँ, सीट सॉल्व करना, और वो जो पीडीएफ मुझे सेंड करना ना चैप्टर वाइज, जो मैं कह रहा था कि हाँ इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सालिम ने सॉल्व भी किया था आज, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी निकले, ठीक है, तो उसे भी सेंड करूंगा। लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस पे क्वेश्चन उसमें ज्यादा है, ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस से घबराना मत, वो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी है उसमें, तो सॉल्व करोगे तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पहले मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट आप यहीं पे करो, उस पीडीएफ को बाद में सॉल्व करना, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर कर दे।